नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और घर में रह रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है अनुसंधान की अभिप्रेरणा और उद्देश्य। दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को जरूर कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है ताकि आप लोग उस ग्रुप में जुड़कर इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यह भी कहूंगा कि आप लोग पूरे वीडियो को देखें ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो विषय है ऑब्जेक्टिव्स एंड मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की उद्देश्य और अभिप्रेरणा। अनुसंधान का उद्देश्य, तो हम सभी यह जानते हैं कि मानव जीवन उद्देश्य से परिपूर्ण है। मानव निरंतर नए नए तथ्यों को, नए नए वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास करता है और उन जानने की जिज्ञासा के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर है। चाहे वह भोजन से संबंधित हो, चाहे यश से संबंधित हो, चाहे रहन सहन से संबंधित हो, कुछ भी उद्देश्य हो, मानव जीवन ही उद्देश्य का नाम है। जिस मानव में कोई उद्देश्य न हो वह जीवन निरर्थक है। उसी प्रकार अनुसंधान में अगर उद्देश्य ना हो तो अनुसंधान भी सही नहीं है, न ही वह वैज्ञानिक अनुसंधान है। जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बातें करते हैं तो निरंतर उसमें उद्देश्य की पुष्टि और उद्देश्य की जांच निरंतर होती रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उन्हीं उद्देश्यों की अभिप्रेरणा की बात करें तो कहीं न कहीं मानव की आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के कारण ही उद्देश्यों का जन्म होता है, चाहे वह मानव की आवश्यकता से संबंधित हो। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसे मानव व्यक्ति होते हैं जो अनुसंधान अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो मानव अनुसंधान का कार्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, चाहे वह शिक्षक बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, या फिर अपने आसपास के वातावरण में खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए अनुसंधान अथवा रिसर्च का काम करता है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं इन मोटिवेशन के पीछे उनका उद्देश्य निहित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे कि रिसर्च में जो मोटिवेशन कहाँ से आता है और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं और उन उद्देश्यों में कैसे वैज्ञानिकता होती है। तो दोस्तों, अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आवेदन के माध्यम से प्रश्नों की उत्तर की खोज करना है। अर्थात हम वैज्ञानिक पद्धति अर्थात वैज्ञानिक प्रमाण के माध्यम से किसी भी वस्तु या किसी भी तथ्य के बारे में जो प्रश्न इकट्ठा करते हैं उनका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अनुसंधान में एक निश्चित विषय वस्तु के सहारे उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है और वही हमारा अनुसंधान जो है वैज्ञानिक होता है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह है कि सत्य का पता लगाना है। कोई भी वस्तु स्थिति के बारे में सत्य का पता लगाना है और जो छिपा हुआ है उसको अभी तक खोजा नहीं गया है उसको भी खोजना अनुसंधान का विशिष्ट उद्देश्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य छिपा हुआ है, उनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है, उनका खोज विशिष्ट उद्देश्य अनुसंधान का, जिसे हम मुख्य उद्देश्य कहेंगे। और यही अनुसंधान की परिभाषा के अंतर्गत भी शामिल है कि हम वैसे तथ्यों को खोजें जिनके बारे में अभी तक कोई भी साहित्य में किसी व्यक्ति को नॉलेज न हो। तो छिपे हुए उद्देश्यों, छिपे हुए तथ्यों के बारे में पता लगाना अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। अनुसंधान किसी घटना से परिचित होने के लिए या इसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, कहने का तात्पर्य है कि जो घटना घटित हमारे सामने हो रहा है उसको समाज के सामने, देश के सामने लाना अनुसंधान का कर्तव्य है, अनुसंधान का उद्देश्य है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति विशेष, स्थिति या एक समूह
व्यक्ति विशेष, स्थिति या एक समूह की विशेषता को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए हम वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों का पालन करते हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष खास व्यक्ति हो सकते हैं, स्थिति हो सकते हैं और एक समूह भी हो सकते हैं। इन सभी के रूप को सटीक चित्रित करना इसका भी उद्देश्य है अनुसंधान का। साथ ही साथ उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिसके साथ कुछ घटित होता है या जिसके साथ कुछ और जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य है कि समस्याओं के बारे में, उसके कथन कारण के बारे में स्पष्टता पता करना अनुसंधान का उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन अनुसंधान के माध्यम से उन समस्याओं को, उस घटित घटनाओं को हम खोज सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वही हमारा अनुसंधान का उद्देश्य होता है। चर जैसे कि अध्ययन, परिकल्पना, परीक्षण अनुसंधान अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जो एक कारण संबंध परिकल्पना परीक्षण करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अनुसंधान का कार्य करते हैं उसमें अनुमान लगाया जाता है और वह अनुमान उस क्षेत्र में घटित होने वाले घटनाओं पर आधारित होते हैं, जिसे चर के माध्यम से, वो चर आश्रित चर और स्वतंत्र चर होते हैं, उनके माध्यम से कारण और घटना को स्पष्टीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, अनुसंधान का परीक्षण करते हैं। अज्ञात तत्वों को प्रकाश में लाने के लिए भी, जो हमारे पास नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं, साहित्य में कहीं उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में भी हमें प्रकाश में लाने के लिए समाज के सामने, वंश के सामने या फिर कह सकते हैं देश के सामने, विश्व के सामने लाने के लिए हम वस्तु को अथवा तत्वों का अनुसंधान का कार्य करते हैं। साथ ही तथ्यों के विभिन्न पक्षों और आयामों को सूक्ष्म विश्लेषण करने, उनको लक्षणों को उजागर करना। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी तथ्य के बारे में उनके पक्षों को, छोटे छोटे पहलुओं को, छोटे छोटे आयामों का विश्लेषण करते हैं, जिसके सहारे हमारा क्या होता है, उनका वास्तविक लक्षण उभर कर आता है, तो यह भी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जैसे ही हम विषय का चयन करते हैं तो उनके पीछे के जितने पक्ष है, आयाम है, उनका छोटा छोटा विश्लेषण करते हैं, जिससे उस क्षेत्र का, उस विषय का से संबंधित हमारा उद्देश्य जो है, लक्षण जो है, उजागर होता है। आगे कह सकते हैं कि अनुसंधान विभिन्न तत्वों के माध्यम से पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढना है। साथ ही पुराने सिद्धांतों का प्रासंगिकता, समीक्षा, नए सिद्धांतों के निर्माण करने में किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे पास पुराने सिद्धांत है उसको समीक्षा किया जाए, उसकी विशेषताओं को उल्लेख किया जाए और नए सिद्धांत प्राप्त करने में सहायक हो। आगे देखते हैं कि अनुसंधान तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की प्रवृत्ति होना है। यानी कि जब हम नए तथ्यों के बारे में खोज करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं जो साहित्य में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी का आधार ले लेता है। जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम अर्थात जंगल, वन वातावरण, पारिस्थितिकी के तंत्र खत्म हो जा रहा है, तो वो भविष्य दृष्टिकोण से भविष्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए हम कह सकते हैं उसका सतत डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए। अगर हम उसका सतत विकास न करें तो भविष्य में क्या होगा, हमारे पास विनाश की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुसंधान का जो मेथड है वो भविष्यवाणी की ओर प्रवृत्त होती है। साथ ही घटनाओं के कार्य कारण अर्थात परीक्षण से संबंधित है। और एक शोध होता है, व्यवहारिक शोध, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि पृथ्वी पर मानव जीवन को स्वस्थ एवं टिकाऊ बनाना, जिसे हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। निष्कर्षों की उपयोगिता की चिंता किए बिना केवल ज्ञान संचय में लगा रहना अनुसंधान की मुख्य उद्देश्य होती है। कहने का तात्पर्य है कि हम क्या रिजल्ट, हमारा निष्कर्ष रिजल्ट हमारा आ रहा है अनुसंधान में, उसको सोचना नहीं है, बल्कि जो हमारा विषय है, जिस ज्ञान के पीछे हम चल रहे हैं, उसमें लगा रहना हमारा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हमारा है अनुसंधान की प्रेरणा या अनुसंधान की अभिप्रेरणा। तो अनुसंधान की अभिप्रेरणा को जानने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि मानव जीवन की जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, अपने आप उत्पन्न होती है, आंतरिक प्रवृत्ति के द्वारा अधिकांशतः उत्पन्न होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की अगर आवश्यकताओं को जन्म होता है, यह जो है चक्रीय प्रक्रिया है। जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है या नीड है, जब नीड हो जाती हैं
तो नीड के उपरांत, आवश्यकता के उपरांत क्या होता है, वो खुद को चालक ड्राइव करता है खुद को। वो जब वो उसके पास नीड है तो खुद को ड्राइव करता है। जब ड्राइव करता है खुद को तो वो क्या करता है कि इंटरनल मोटिवेशन होता है उसका, जिससे उसका जो एम है उस एम की प्राप्ति होती है और पुनः उसके बाद क्या है, आवश्यकताओं का जन्म होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन, वो चक्रीय प्रक्रिया है और वह जो चक्रीय प्रक्रिया है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण अधिकांशतः उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुसंधान जो है हमारा वो मनोवैज्ञानिक होती है। तो आगे हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है, किसी व्यक्ति के लक्षणमुखी व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जा निर्मित करना है। यानी कि अंदर से जब तक वो ऊर्जा नहीं आएगा तब तक मानव समुदाय, व्यक्ति जो अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, उनका विकास, उनके अभिप्रेरणा जन्म नहीं ले पाएगा। साथ ही साथ आगे भी हम लोग को ये कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसकी दिशा अभाव से संतुष्टि की ओर होती है। यहाँ की छूट गया है, लेकिन यह होगा कि जिसकी दिशा अभाव से संतुष्टि की ओर होती है। यानी कि हमारे पास समस्याएं हैं, जब समस्याएं होंगी तो हमारे पास आवश्यकताएं होंगी, तो हम क्या होंगे, ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करेंगे तो हमारे पास मोटिवेशन जन्म लेगा। लेकिन यह जो क्रिया होगा मनोवैज्ञानिक होगा। आगे हम कह सकते हैं कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, जो मोटिवेशन की जो प्रक्रिया, अभिप्रेरणा जो हमारे पास है, वो दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वह हमारे रुचि, वह हमारे क्या है कि रुचि, हमारा चुनौती, हमारी रुचि, हमारी चुनौती और हमारे पांडित्य, जिज्ञासा, रचनाधर्मिता और अर्थवान, ये जो हमारा है आंतरिक अभिप्रेरणा को जन्म देती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रुचि जो हमारा है, यह विषय के प्रति रुचि को ही दर्शाता है, क्योंकि जब तक हमारा विषय के प्रति रुचि नहीं होगा तब तक हम अभिप्रेरित नहीं हो सकते हैं। जबरदस्ती अथवा दबाव के कारण कोई भी विषय की हम व्याख्या या अनुसंधान का कार्य नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक चुनौती का सवाल है, तो चुनौती जो है यह हमारी मानव जीवन की समस्याओं से प्रेरित होती है, कि मानव की जो चुनौतियाँ हैं उन्हें आगे बढ़ने में, अभिप्रेरित करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। साथ ही साथ अगर हम पांडित्य का बात बोले तो पांडित्य का जो जन्म होता है एक व्यक्ति की आत्मशक्ति या एक व्यक्ति की जिज्ञासा के कारण जन्म होती है। एक व्यक्ति परिपूर्ण कभी नहीं होता है। जब वह परिपूर्ण नहीं होता है तो निरंतर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है और वह सीखने के लिए प्रेरित भी होता है। यही हमारा पांडित्य है। साथ ही साथ हमारा जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा मन की इच्छा है। हम जिस वस्तु, जिस स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके लिए रुचि उत्पन्न करते हैं, वही हमारा जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अनुसंधान के कार्य में विशेषकर वही व्यक्ति अधिक सफल होता है जिसके अंदर अनुसंधान अत्यधिक मात्रा में होने के लिए जिज्ञासा हो, करने की जिज्ञासा हो। और जहाँ तक रचनाधर्मिता का बात है, यह व्यक्ति की कौशल से संबंधित है। उनकी आंतरिक कौशल ही उसे आगे अनुसंधान कार्य में सफल बनाती है। और अर्थवान जो है, कभी कभी क्या है कि व्यक्तियों की अपनी आर्थिक शक्ति के कारण वह अनुसंधान का कार्य करने में सफल हो जाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर अभिप्रेरणा है तो वह हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब तक हम अंदर से स्ट्रांग, अंदर से सबल नहीं होंगे तब तक अनुसंधान और अभिप्रेरणा का जन्म नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं आगे बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा जो हमारा है, यह है मुद्रा, यश, पुरस्कार, प्रशंसा, उत्साहवर्धन। तो मुद्रा जो है हमारी आर्थिक स्थिति के अंतर्गत शामिल है, कि व्यक्ति जो कमज़ोर है, अर्थात वैसी व्यक्ति जिनके पास आर्थिक मजबूती हो, तो उनके मन में एक इच्छा शक्ति जागृत होती है कि हम आर्थिक तौर पे सबल हैं तो हमको रिसर्च, अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन यह जो अभिप्रेरणा है सटीक नहीं होता है। साथ ही साथ जहाँ तक यश का सवाल है, तो यश जो है यह व्यक्तियों की समाज में अपने स्थान को प्रेरित करने के लिए, अपने स्थान को प्रतिष्ठित करने के लिए, खुद के सामने दूसरे के सामने खुद को दिखाने के लिए वह अनुसंधान का कार्य करना चाहता है, ताकि समाज में, देश में उनके यश की, प्रतिष्ठा की बात चले। और कुछ कुछ व्यक्ति अनुसंधान का कार्य इसलिए करना चाहते हैं ताकि उसको पुरस्कार मिले। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नोबेल विजेता अर्थात नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में
खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तो यह जो है काम व्यक्ति को प्रेरित कैसे होती हैं, उनके पुरस्कार को देखकर, पुरस्कार को ध्यान में रखकर कि अगर हम अच्छे तरीके से साइंस के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अच्छे करेंगे तो हमें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। उसी प्रकार कुछ ऐसे ऐसे पुरस्कार हैं, जैसे कि जब हम अनुसंधान से जुड़ते हैं तो बहुत सारे, विशेषकर हम भूगोल के संदर्भ में कहेंगे कि अनेक ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर इन इंडिया, साथ ही साथ GBJ और दक्कन संस्थान जैसे अनेक ऐसे संस्थान हैं जो अनुसंधान करने वाले को प्रेरित करने के लिए समय समय पर रिसर्च वर्क के कारण उसे पुरस्कृत करती है। तो वह भी हमारा बाहरी प्रेरणा है। साथ ही साथ दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रशंसा। तो प्रशंसा जो है हमारा यश से संबंधित है। यह प्रशंसा दूसरे के सामने खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए भी कभी कभी अनुसंधान का कार्य किया जाता है, जो उसे मोटिवेशन के रूप में दिखाया जाता है। और उत्साहवर्धन यानी कि खुद को उत्साह रखने के लिए, खुद दूसरे के प्रति खुद की प्रशंसा, यश और प्रतिष्ठित करने के लिए व्यक्ति जो है हमेशा अभिप्रेरणा करते हैं, जो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल है। आगे देखते हैं कि संकल्प, चुनौती और अवसर। संकल्प जो है, कुछ व्यक्ति अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर वो संकल्प लेते हैं, अपनी चुनौतियों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, वो संकल्प लेते हैं। ये संकल्प चुनौती एक ही संज्ञा का बात है कि दोनों एक ही कड़ी है कि संकल्प और चुनौती, चुनौतियों को ध्यान में रखकर व्यक्ति संकल्प लेता है कि हमें अनुसंधान करना है। तो ये जो अनुसंधान है कहीं ना कहीं बाहरी चुनौतियों के कारण संकल्प पैदा होता है। जब संकल्प का बात आ जाता है तो वह जो हमारा हो जाता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर शामिल हो जाता है। अवसर की जहाँ तक बात करें, यह अवसर जो है व्यक्तियों की अभिरुचि, व्यक्तियों के समाज में प्रतिष्ठा और व्यक्तियों की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट है हमारा बाहरी और आंतरिक, आंतरिक और बाह्य जो हमारा प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है, यही हमारा क्या है कि सबसे मुख्य अभिप्रेरणा है जो हमें रिसर्च में, अनुसंधान में कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि अनुसंधान में अभिप्रेरणा का अपना कितना महत्व है, साथ ही साथ उसके लिए उद्देश्य का कितना महत्व है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सहारे जुड़ जाए। धन्यवाद।